बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद इकबाल. It's the first lecture for your subject title Internet Architecture and Protocol. We will discuss in this lecture it's a very important topics related to the internet and internet architecture, basics and history. What is internet? The most important, तो यही हमारा टॉपिक है, ये हमारा लेक्चर है जिस पे हमारी बात चलती रहेगी. इंटरनेट डिफरेंट कंप्यूटर्स और कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस का इकट्ठ है. यानी हम कंप्यूटर्स को या उन डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट कर लें, आपस में लिंक कर दें, तो ये हमारा इंटरनेट बन जाता है. या हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा नेटवर्क बन जाता है. तो इस तरह इंटरनेट भी एक नेटवर्क है जिसमें डिफरेंट कंप्यूटर्स को, डिफरेंट कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस को आपस में जोड़ दिया जाता है. इंटरनेट अगर हम डेफिनेशन की तरफ देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट इज अ कनेक्शन ऑफ डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क्स. अब नेटवर्क हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क. हर एक नेटवर्क अपने हिसाब से, अपने साइज के हिसाब से, अपने जोग्राफिकली लोकेशन के हिसाब से डिफरेंट कैटेगरीज में फॉल करता है. तो जो लोकल एरिया नेटवर्क है, अगर हम डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में जोड़ दें तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा इंटरनेट है. अगली जो चीज़ इंटरनेट की हिस्ट्री में हमारे सामने आती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. आर्पानेट बनने के बाद इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस हुआ गया कि ये जो हमारी कम्युनिकेशन है इसको बेहतर अंदाज से परफॉर्म किया जा सके. मीन नेटवर्क, मैंने पहले भी कहा कि इंटरनेट जो है ये एक नेटवर्क है. अब जो आर्पानेट डेवलप किया गया, इस नेटवर्क के ऊपर जो कम्युनिकेशन चल रही थी, जो डाटा की ट्रैफिक चल रही थी, डाटा की जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, उसको बेहतर करने के लिए प्रोटोकॉल्स को डेवलप किया गया, टेक्निक्स को डेवलप किया गया और उसको बेहतर बनाने के लिए ये इन्वेस्टिगेशन हमारे सामने है. इसमें दो साइंटिस्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सेर्फ एंड कान. ये इन्होंने 1973 में पेपर डेवलप किया, पेपर लिखा जिसका मकसद था प्रोटोकॉल्स पे काम करना और उसमें एंड टू एंड डिलीवरी के ऊपर फोकस था. एंड टू एंड डिलीवरी का मतलब ये है कि एक स्टेशन से जब डाटा चलता है दूसरे स्टेशन पे पहुंचता है तो वो सेफ एंड साउंड एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक डाटा चले. मीन एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर तक डाटा पहुंचाए, एंड टू एंड. अब ये जो पेपर पब्लिश हुआ, ये जो पेपर लिखा गया, इसका मकसद यही था कि ऐसे प्रोटोकॉल्स को पे बात की जाए जो एंड टू एंड डाटा की डिलीवरी पे काम करे. तो उसके लिए जो है वो TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पे बात हुई. अब TCP में क्या चीज थी? इसमें इनकैप्सुलेशन, द डाटाग्राम एंड द फंक्शंस ऑफ द गेटवे. तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. इनकैप्सुलेशन, आपके डाटा को नेटवर्क के ऊपर ऐसी फॉर्म में रखा जाए कि आपका डाटा सिक्योर्ड रहे, आपका डाटा कहीं हैकर्स या अनऑथराइज्ड लोगों के पास ना चला जाए. आपके डाटा को एक सेफ एंड साउंड शक्ल में
नेटवर्क के ऊपर चलाया जाए। इनकैप्सुलेशन द डाटाग्राम, ये जब डाटा हमारा नेटवर्क के ऊपर आता है तो उसकी वो फिगर नहीं रहती जो आपके कंप्यूटर के अंदर फिगर होती। आपके डाटा को डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, डिफरेंट फॉर्मेट्स में डाटा को चेंज कर दिया जाता है। अब जब डाटा नेटवर्क पे आता है तो उसकी फॉर्म जब चेंज हो जाती है तो ये डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, आपके पैकेट्स होते हैं, फ्रेम्स होते हैं, आपके डाटाग्राम्स बनते हैं। डाटाग्राम्स स्पेशली जब डाटा आपका एक कंप्यूटर से निकल के दूसरे कंप्यूटर की तरफ ट्रेवल करता है तो नेटवर्क के ऊपर आके उसके साथ बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन अटैच हो जाती हैं, जिसमें आपकी डेस्टिनेशन एड्रेस, आपके इंटरमीडिएट कोई गेटवेज आ रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, आपका डाटा कितना है, कितने पैकेट्स हैं, किस फॉर्म में हैं, उसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन इस डाटाग्राम के साथ रिलेट होती है। ये जब आपका डाटा चलता है तो इसको डाटाग्राम। अब टीसीपी के अंदर जो दूसरी चीज़ थी वो ये थी, नंबर 3 एंड द फंक्शंस ऑफ द गेटवे। गेटवे जैसे बात हो रही है, आपका डाटा जब ट्रैवल करेगा तो डिफरेंट आपके दरमियान में कोई चीज़ें भी आएंगी। आपका एक डाटा कंप्यूटर से निकला है, दरमियान में मोडेम भी आ सकता है, स्विच भी आ सकता है, कोई सर्वर भी आपका दरमियान में ऐसे, कोई नेटवर्क सेगमेंट्स भी आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ों से डाटा को निकल के आगे दूसरी किसी जगह पे पहुंचना है। तो यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं, किस रास्ते से, किस गेटवे से होता हुआ डाटा आपका जाएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस टीसीपी के अंदर इंक्लूड होती है। तो टीसीपी पे जो फोकस हुआ गया, टीसीपी पे जो काम हुआ, इन 3 चीज़ों पे उस वक्त जो है ये काम हुआ और ये चीज़ें ज़्यादातर डिस्कस हुई। अब इन अक्टूबर 1977 and internet consisting of 3 different networks, ARPANET, packet radio and packet satellite were successfully demonstrated. अब 1977 3 नेटवर्क हमारे सामने आए, आरपा, पैकेट रेडियो एंड पैकेट सैटेलाइट। ये आपके नेटवर्क्स हमारे सामने आए और इन्होंने अच्छे तरीके से काम किया। अब जब 3 नेटवर्क्स ने आपस में कम्युनिकेशन की, यानी 3 नेटवर्क्स ने जब आपस में कम्युनिकेशन की, डाटा को शेयर किया, तो जब ये एक फिगर बनती है, ये एक जो सिनारियो बना, इसको हम इंटरनेट का नाम दे सकते हैं। अब बाद में टीसीपी को 2 प्रोटोकॉल्स में डिवाइड कर दिया गया। नंबर 1 टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब जो काम आईपी का था, उसका काम यह था कि डाटाग्राम की रूटिंग को कंट्रोल करे। डाटाग्राम के मैंने पहले भी कहा कि डाटा जो है हमारा ये डिफरेंट फॉर्म्स में चलता है, मुख्तलिफ फॉर्म्स में। जब नेटवर्क के ऊपर आता है तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, हम उसको डाटाग्राम कहते हैं। अब ये डाटाग्राम, ये जो डाटा चलता है डाटाग्राम की शक्ल में, इसकी रूटिंग को डिसाइड किया जाता है, इसकी रूटिंग को कंट्रोल किया जाता है। तो ये काम जो है ये आईपी के जिम्मे, और टीसीपी आईपी जो था वो रिस्पॉन्सिबल था सेगमेंटेशन का, रिजेंबलिंग का एंड एरर डिटेक्शन। अब सेगमेंटेशन क्या चीज़ है? आपके डाटा को डिवाइड कर दिया जाना डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, और रिजेंबलिंग जब, अच्छा ये सेगमेंटेशन ये होती है कि जब आपका डाटा कंप्यूटर से निकलता है, जाना होता है, तो उसको पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दिस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। अब उसके बाद रिजेंबलिंग ये होता है कि जब डाटा आपका डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो उसको दोबारा उसी फॉर्म में इकट्ठा किया जाता है, दिस इज कॉल्ड रिजेंबलिंग। अब ये काम एंड एरर डिटेक्शन, और अगर आपका डाटा जब ट्रैवल कर रहा है तो उस दौरान अगर आपका डाटा कहीं लॉस होता है, उसकी फिगर चेंज होता है, उसकी बिट्स में कोई प्रॉब्लम आती है, वो बिट्स चेंज हो जाती हैं, तो इन चीज़ों को डिटेक्ट करना, इन एरर्स को फाइंड करना, डिटेक्ट करना, ये काम जो है वो इसके टीसीपी के जिम्मे लगा दिया। ये इन्वेंशन थी आपकी इंटरनेट की हिस्ट्री में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीसीपी आईपी की ये प्रोटोकॉल्स हैं। और ये जो प्रोटोकॉल्स आर द रूल्स फॉर कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क, यानी ये रूल्स होते हैं जो आपके नेटवर्क के ऊपर डाटा जब चलता है तो इन रूल्स के हिसाब से चलता है
तो ये आपका TCP/IP की इन्वेंशन यहाँ पे पॉसिबल हुई। मिलनेट, ARPANET को 1983, यहाँ ARPANET को 2 नेटवर्क्स में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 मिलनेट फॉर द मिलिट्री यूजर एंड ARPANET फॉर द नॉन मिलिट्री यूजर। यानी जो मिलिट्री अस्करी जो इदारे थे, जो इंस्टीट्यूट्स थे, वो मिलिट्री नेटवर्क को यूज़ कर रहे थे, और जो दूसरे जो इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो आपकी ARPANET को यूज़ कर रही थी। ये 1983 में इसको ये हमारे सामने मिलनेट के नाम से एक नेटवर्क हमारे सामने। नेक्स्ट जो इंटरनेट की हिस्ट्री में हमारे सामने चीज़ आती है वो CSNet, कंप्यूटर साइंस नेटवर्क। 1981 CSNet was the network responsible for the National Science Foundation। अब ये इसको रिस्पॉन्ड किसने किया? इसको रिस्पॉन्स ये नेशनल साइंस फाउंडेशन है, इदारा है, जिसने इसकी बनाने में और इसको लॉन्च करने में इसने अपना हिस्सा डाला। और ये नेटवर्क जो है वो ARPANET के साथ ही मिलके काम कर रहा था। तो डिफेंस ऑफ डिपार्टमेंट ने भी इसकी क्रिएशन में अपना हिस्सा डाला। अब ये नेटवर्क लेस एक्सपेंसिव था और इसमें कोई रिडंडेंट लिंक्स नहीं थे। अगर कोई एक एड्रेस किसी एक नोड को असाइन कर दिया गया है तो वो एड्रेस किसी दूसरे नोड को असाइन नहीं हो सकता। रिडंडेंट लिंक, इसमें ये चीज पॉसिबल नहीं थी। हर नोड के लिए एक अलहदा कनेक्शन था, हर नोड एक अलहदा कनेक्टिंग पॉइंट के साथ कम्युनिकेशन कर रहा था, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन जो रेशो था, जो ट्रांसमिशन की स्पीड थी, वो स्लो थी। अब इसमें जो कनेक्शन के साथ जो फीचर काम कर रहे थे वो दो चीजों के काम कर रहे थे, ARPANET और टेलनेट। ये दो चीजों के फीचर जो है वो काम कर रहे थे और ये कमर्शियल पैकेट डाटा सर्विसेज हैं जो इस CS नेटवर्क के अंदर काम कर रही थी। अब 1980s most US universities with the computer science department were part of the CSNet। 1980 के अंदर US की जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज थी वो इस CS का हिस्सा बन गए, यानी उन्होंने भी इस यूनिवर्सिटी के साथ अपनी कम्युनिकेशन, इस नेटवर्क के ऊपर आपस में कम्युनिकेशन की। Other institutes and companies were also formed their own networks using TCP/IP प्रोटोकॉल। अब बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज ने भी अपने नेटवर्क बनाए और उन्होंने TCP/IP प्रोटोकॉल को ही यूज किया, और यही से हमारे इंटरनेट की जो ग्रोथ है, जो उसका फैला हुआ है, वो बढ़ता चला। जब दूसरी यूनिवर्सिटीज ने अपने नेटवर्क बनाए तो इस तरीके से इंटरनेट जो है वो फैलता गया, और ये आपस में फिर ये जितनी भी यूनिवर्सिटी या जितने भी इंस्टीट्यूट्स ने आपस में नेटवर्क डेवलप किए, उन्होंने आपस में कम्युनिकेशन की और उस कम्युनिकेशन की बेस पे ये एक नेटवर्क का वसी एक सिनारियो बना। और इसमें जो सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र बात है वो ये है कि इन्होंने TCP/IP प्रोटोकॉल को ही यूज़ किया। ये था हमारा पास्ट, पीछे हमारी इंटरनेट कैसे बना, कहाँ से उसकी इब्तिदा हुई, उसमें TCP कैसे क्रिएट हुआ, उसमें मिलनेट, CSNet, ऐसे नेटवर्क्स कहाँ कहाँ से बने, कैसे काम करते रहे, किन फीचर्स को यूज़ किया, ये पास्ट। आज हम देखते हैं कि आज हमारा नेटवर्क क्या है।
यहाँ एक बड़ी अहम बात, द इंटरनेट टुडे इज नॉट अ सिंपल हेरिकल स्ट्रक्चर। वो ये कहता है कि यहाँ पे जो आज का इंटरनेट है ये एक कोई हेरिकल स्ट्रक्चर नहीं है। हम कहें कि एक कंप्यूटर दूसरे से कनेक्ट है या एक नेटवर्क दूसरे से कनेक्टेड है, तीसरे से कनेक्ट है, ये ऐसी बात नहीं है। इट इज मेड अप ऑफ मैनी वाइड एंड लोकल एरिया नेटवर्क्स, कि ये अब सिर्फ लोकल एरिया नहीं, वाइड एरिया नेटवर्क्स पे भी मुश्तमिल हो चुका है। यानी इसका फैलाव जो है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर इसका फैलाव पहुंच चुका है। या आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क्स हैं ये आपस में इंटरकनेक्ट हो चुके हैं। किस लिए? डाटा को शेयर करने। और किन चीजों को यूज कर रहे हैं? डिवाइसेस को एंड स्विचिंग स्टेशंस को यूज कर रहे हैं। स्विचेस ये डिवाइस होती है जिसके जरिए से आप डिफरेंट नेटवर्क्स को, डिफरेंट सेगमेंट्स को, डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें रोज रोज इजाफा होता जा रहा है। नई नई कंपनीज, नए नए इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, नेटवर्क्स इसमें ज्वाइन हो रहे हैं और ऐसी कंपनीज जो डिफंक्ट कंपनीज कहलाती हैं, जिनका वजूद ख़त्म हो रहा है, वो कंपनीज छोड़ रही हैं। यानी नई नई कंपनी, नए नए ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट इस नेटवर्क के अंदर आ रहे हैं और जिनका ख़त्म हो रहा है वजूद, वो कंपनीज इसमें से छोड़ती चली जा रही। अब यहाँ पे वो कहता है कि फिर इसको एक कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन देना, एग्जैक्ट फिगर देना, ये ज़रा मुश्किल बन जाता है। बहरहाल आज का इंटरनेट जो है ये डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क्स और वाइड एरिया नेटवर्क्स का एक इकट्ठ है जो आपस में थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड ये नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड हैं और शेयरिंग कर रहे हैं। अब today most end user who want internet connection uses the service of the internet service provider, ISP। ISP ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एंड यूजर तक, जो यूजर्स तक इंटरनेट को एक्सेस देती हैं, यूजर्स तक इंटरनेट को पहुंचाती हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, इनकी बहुत सारी फिगर्स होती हैं। बैकबोन आईएसपीज होती हैं, रीजनल आईएसपीज होती हैं, लोकल आईएसपीज होती हैं, लेकिन मकसद इनका यूजर तक डाटा को इंटरनेट को पहुंचाना है, इंटरनेट के ऊपर डाटा को पहुंचाना है। मेन इनका ये मकसद है। तो आज का जो यूजर है वो यकीनन आईएसपीज को यूज करते हुए इंटरनेट तक एक्सेस हासिल करता है। अब ये इंटरनेशनल प्रोवाइडर्स भी होते हैं, नेशनल प्रोवाइडर्स भी होते हैं और रीजनल सर्विस प्रोवाइडर्स भी होते हैं, लोकल सर्विसेज प्रोवाइडर्स भी होते हैं। जैसे मैंने ये भी कहा कि इनकी बहुत सारी फिगर्स हैं और हर एक अपने अपने तरीके से काम कर रही है। तो ये सारी आईएसपीज डाटा को एंड यूज़र तक पहुंचाती है। तो आज का इंटरनेट जो है ये पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल है और डाटा को पहुंचाने में डिफरेंट आईएसपीज काम कर रही हैं। ये हमारे पास एक फिगर है जिसके ज़रिए से हमें आईएसपीज की बेहतरीन समझ आ जाती है कि किस तरीके से डाटा को पहुंचाया जा रहा है। सबसे पहले बैकबोन आईएसपीज हैं, उसके बाद रीजनल आईएसपीज हैं और उसके बाद लोकल आईएसपीज हैं। बैकबोन आईएसपीज का कनेक्शन रीजनल आईएसपीज के साथ होता है और रीजनल आईएसपीज का कनेक्शन लोकल आईएसपीज के साथ होता है। तो ये एक बेहतरीन फिगर है जिसको यूज करते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये इस तरीके से, और लोकल जो आईएसपीज हैं इनका लिंक आगे यूजर्स के साथ होता है और यूजर
ज़रूरी नहीं कि यूज़र जो है वो लोकल एरिया ने लोकल आईएसपीज़ के साथ कनेक्शन हो, वो आपका रीजनल के साथ भी कनेक्शन हो सकता है। और इस तरह कोई लोकल जो है वो आपका बैकबोन के साथ डायरेक्टली भी कनेक्टेड हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन मोस्टली जो काम चलता है वो इस तरीके से है कि बैकबोन आईएसपीज़ का कनेक्शन रीजनल के साथ और रीजनल का लोकल के साथ काम करता है। बैकबोन आईएसपीज़, जैसे अभी बात की कि हमारा इंटरनेट जो है वो जब चलता है तो पीछे से बैकबोन आईएसपीज़ हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये काम करते हैं। अच्छा, आईएसपीज़ के बारे में कुछ मज़ीद डिटेल से बात करते चलें कि ये आईएसपीज़ जो है इनको डिफरेंट नेम्स दिए जाते हैं। मसलन सबसे पहले जो आम कॉमन नेम है इसका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। इस तरह इसको आईएपी भी कहते हैं, इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर भी कहते हैं, और इस तरह इसको इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर भी कहते हैं। ये तीनों नाम है, ये तीनों नाम जो है वो इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन मकसद यही है कि इन्होंने इंटरनेट प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास बैकबोन आईएसपीज़ हैं। बैकबोन आईएसपीज़ आर क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय द स्पेशलाइज्ड कंपनी। स्पेशलाइज्ड कंपनी यानी ये स्पेशलाइज्ड कंपनी होती हैं जो ये आईएसपीज़ को बनाती और इसको मेंटेन करती। देयर आर मैनी बैकबोन आईएसपीज़ ऑपरेटिंग इन द नॉर्थ अमेरिकन, ये नॉर्थ अमेरिका में काम कर रही हैं। सम ऑफ द मोस्ट वेल नोन आर स्प्रिलिंग, पीएसआईनेट, यूजूनेट टेक्नोलॉजी है, AGIS एंड इंटरनेट MIC। ये तमाम बैकबोन आईएसपीज़ हैं जो बेसिक रूट लेवल पे काम कर रही हैं और आगे इंटरनेट प्रोवाइड कर रही हैं। टू प्रोवाइड connectivity between the end user, these backbone networks are connected by complex switching station। जैसे फिगर में भी आपके सामने आ रहा था NAPs, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट्स। अब ये जो बैकबोन जो आईएसपीज़ हैं ये एक स्विचिंग स्टेशंस है, यानी स्विचिंग जब डिफरेंट ऐसी डिवाइसेस जो डिफरेंट नेटवर्क्स को या डिफरेंट सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करती हैं और दरमियान में इस्तेमाल होती हैं, हम उनको स्विचिंग कह सकते हैं। इसके लिए स्विचेस भी होते हैं और बहुत सारी और डिवाइसेस भी यूज की जा सकती हैं। अब मेन जो बात है कि दो सेगमेंट्स के दरमियान जो चीज यूज हो रही है वो स्विचिंग यूज हो रही है, और ये कनेक्शन करने का एक खास तरीका होता है, एक खास टेक्निक होती है जिसके जरिए से दो सेगमेंट्स को आपस में जोड़ा जाता है। जैसे बैकबोन आईएसपीज़ है और आपके रीजनल आईएसपीज़ है, ये दो सेगमेंट हैं, इनको आपस में जोड़ने के लिए स्विचिंग स्टेशंस की ज़रूरत पड़ती है और एक खास तरतीब के साथ इनको आपस में इंटर रिलेट किया जाता है। तो ये स्विचिंग स्टेशन, और ये बड़े कम्प्लेक्सिटीज़ के साथ आते हैं और इनके फिर जाके ये आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। तो इन स्विचिंग स्टेशंस को नाम NAP का नाम दिया जाता है, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट का नाम दिया जाता है। अब उसके बाद ये बैकबोन आईएसपीज़ जो होती हैं ये रीजनल आईएसपीज़ के साथ कनेक्ट हो जाती हैं और आपस में ये इस स्विचिंग को यूज करते हुए आपस में ये कम्युनिकेशन करते हैं। और बैकबोन आईएसपीज़ जो होती हैं ये एक हाई स्पीड डाटा रेट पे ये काम करती। जैसे हम कह सकते हैं कि 10 Gbps 10 GB पर सेकंड के हिसाब से ये डाटा को लेके चलते बैकबोन आईएसपीज़। नेक्स्ट हमारे सामने रीजनल आईएसपीज़ हैं। रीजनल आईएसपीज़ जैसे फिगर में आप देख रहे थे कि बैकबोन आईएसपीज़ जो हैं वो रीजनल आईएसपीज़ के साथ कनेक्टेड हैं और दरमियान में स्विचिंग स्टेशंस काम कर रहे हैं। तो रीजनल आईएसपीज़ क्या काम की, रीजनल आईएसपीज़ आगे फर्दर लोकल आईएसपीज़ के साथ कनेक्टेड होती हैं और इन्होंने डाटा या इंटरनेट को आगे लोकल आईएसपीज़ को प्रोवाइड करना होता है। ये साइज में बनिस्बत बैकबोन आईएसपीज़ के कम होती हैं और ये बैकबोन आईएसपीज़ के साथ कनेक्ट होती हैं
और ये सेकंड लेवल है आपके इस इंटरनेट आर्किटेक्चर का, इंटरनेट के इस स्ट्रक्चर का ये सेकंड लेवल है। और ये डाटा को बनिस्बत बैकबोन आईएसपीज के कम रेशो के साथ डाटा को ट्रेवल करा। लोकल आईएसपीज, लोकल आईएसपीज इनका डायरेक्ट तल्लक एंड यूजर के साथ है। अच्छा, यहाँ एंड यूजर पे बात करें कि एंड यूजर वो होता है जो अपने कंप्यूटर पे नेट को यूज करता है, उसको इंटरनल स्ट्रक्चर का कोई पता नहीं होता कि ये हमें डाटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। वो जस्ट इंटरनेट को यूज, जैसे हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर लें तो हम एंड यूज़र कहलाएंगे। हमें इसके इंटरनेट के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसका जो आर्किटेक्चर बना हुआ है, हमें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम सिंपली अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हम फिर इसके एंड यूज़र कहलाएंगे। तो रीजनल जो आईएसपीज हैं, इनका तल्लक एंड यूज़र के साथ होता है। Sorry, local ISPs. The local ISPs can be connected to regional ISPs or directly to the backbone ISP. अब ये जो local ISPs हैं, ये आपके regional ISPs के साथ भी कनेक्शन होता है और local ISPs के साथ भी इसका तल्लक होता है। तो इस तरीके से जो एंड यूज़र है उसके साथ इनकी कम्युनिकेशन चलती रहती है। तो ये एक आईएसपीज का एक स्ट्रक्चर है, एक आर्किटेक्चर है जिसके ज़रिए से हम तक इंटरनेट पॉसिबल होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के नेटवर्क में जो चीज़ है, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको शॉर्ट में WWW भी कहते हैं, WWW, सिर्फ इसकी क्रिएशन 1990s में हुई और ये इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट। अच्छा, ये नेटवर्क नहीं है, WWW को हम नेटवर्क नहीं कहेंगे, इट्स द कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स, या आप कह सकते हैं कि जो इंटरनेट के ऊपर जितनी भी वेब इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है उसकी कलेक्शंस को हम वर्ल्ड वाइड वेब का नाम देंगे। हमारे पास जो वेबसाइट्स आती हैं ये इस WWW की शक्ल में पड़ी हुई हैं, वहाँ से हमारे पास ये वेबसाइट्स हमारे सामने या इंफॉर्मेशन हमारे सामने आती है। और इस वेब को किस SCERN इसने डेवलप किया। ये एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूक्लियर रिसर्च के ऊपर काम करती है। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूक्लियर रिसर्च के ऊपर काम करती है। इसने 1990 के अंदर WWW वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप किया। The invention has added the commercial application to the internet. अब इसकी इन्वेंशन पे अब ये कमर्शियल एप्लीकेशंस भी काम कर रही हैं, बहुत सारी और एप्लीकेशंस मिलके इस WWW के साथ काम कर रही हैं, और फिर हमारे पास ये जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, ये हमारे पास अवेलेबल है। अब ये भी आपके कंप्यूटर की आज के इंटरनेट में ये चीज़ भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, बड़ी अहम है। दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर हमने इंटरनेट आर्किटेक्चर, उसकी बेसिक्स और उसकी हिस्ट्री पे बात की। मैंने अपने लेक्चर में इसी लेक्चर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को वर्ड की फॉर्म में मैंने अटैच किया है, उसको कंसल्ट करें, उसको रीड आउट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई भी आपको क्यूरी करनी है, तो मेरे साथ कांटेक्ट करें और मुझसे क्वेश्चन करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।